आपका जो फूल है वो नीला, कभी पीला, कभी लाल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप किसी की बातों में ना आए, मेरी हो या किसी और की हो। आप पैकेट पर जरूर देखें कि वो जो वैरायटी आप इस्तेमाल करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, यदि आपको सब्जी की खेती से पैसा कमाना है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको सही समय जानना होगा। दूसरा, आपको टॉप वैरायटी आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं, उसका इस समय पर उत्पादन कैसा निकलने वाला अगर आप लगाते हैं तो। दूसरा, उसका मार्केट पर जो है भाव कैसे रह सकते हैं, यानी कि उसकी डिमांड भी तो होनी चाहिए, तब आप उस फसल को लगाएंगे तो आपको मुनाफा अच्छा होगा। आज एक ऐसी फसल के बारे में बताऊंगा जो कि महज 55 से 60 दिनों में आपकी निकलना चालू हो जाती है वैरायटी के हिसाब से, अधिकतम 70 से 80 दिन। समय के हिसाब से उसका डिपेंड करता है कि आप किस समय पर लगाने वाले हैं। फसल के बारे में हम जो है संपूर्ण जानकारी लेंगे, चाहे वो जमीन की तैयारी हो, नर्सरी हो, बेसल खाद हो, रोग प्रबंधन हो, आपका टॉप वैरायटी हम लास्ट में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप बरसात के समय पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 2 से लेकर 3 लाख तक प्रति एकड़ तक आप इसकी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाजार पे भाव अगर हम देखें तो 50 रुपये के जी से नीचे इसके भाव नहीं रहते हैं यदि आप जुलाई और अगस्त के महीने में इसकी टीपी करते हैं तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात करने वाले हैं फूल गोभी की खेती के बारे में। फूल गोभी की खेती यदि आप उसकी टीपी जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में करते हैं तो उसका जो उत्पादन है आपका दशहरा और दीपावली के समय पर आता है। इस समय पर आप देखेंगे, मंडी पर आप पता कर लें, दलालों से बात करके देख लें, किसी भी किसान से बात कर लें, और आप तो खुद अगर खरीदते होंगे तो आपको पता होगा कि उस समय पर आपको गोभी के जो भाव है 50 रुपये के जी से नीचे नहीं मिलते हैं। इसलिए यदि आप इस समय पर फूल गोभी की खेती करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको अच्छा मुनाफा होने वाला है। आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। पहले पॉइंट को जाने तो वो है ज़मीन की तैयारी। किसी भी फसल को लगाने के लिए हमें ज़मीन की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से तय होता है कि हमारी फसल कैसे आने वाली है। क्योंकि शुरुआती अवस्था पर हम ना कोई वाटर सॉल्युबल खाद दे पाते हैं ना कुछ भी दे पाते हैं, इसलिए हमें बेसल खाद पहले देना होता है। बेसल खाद में यदि हम देखें तो हमें कम से कम DAP की मात्रा 50 kg, सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा इसमें 1 बैग आपको लेना है, यानी 50 kg लेना है, और MOP यानी कि पोटास की मात्रा कम से कम 25 किलो आपको लेना है, और इसके साथ आपको लेना है कम से कम 2 से लेकर 3 किलो तक बोरान की मात्रा। बोरान इसलिए क्योंकि फूल गोभी की खेती है, यहाँ पर फूल को हमें बेचना है, इसलिए बोरान की मात्रा इस पर ज़्यादा लगेगी। वैसे भी हमारी ज़मीन पर बोरान की मात्रा बहुत कम होती है, काफ़ी डिफिशिएंसी होती है हमारी ज़मीन पर बोरान की, इसलिए हमें बोरान को विशेष तौर से इस फसल पर देखना होता है। फूल गोभी की खेती की शुरुआत जो होती है वो नर्सरी से होती है। अधिकतर किसानों को खुद से नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो नर्सरी वाले होते हैं, जो पॉलीहाउस वाले होते हैं, वो फूल गोभी के नर्सरी अधिकतर नहीं तैयार करते हैं, किसान को खुद से तैयार करनी होती है। तैयार करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रोटो तरीका, दूसरा है आपका बेड विधि से। मिट्टी पर भी आप इसकी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। बीज की मात्रा की हम बात करें तो लगभग 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लगेगा। दूसरा ये कि इस पर आपको बेड ऊंची बनानी है, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची आपको बेड बनानी है। उसकी चौड़ाई अगर हम देखें तो 1 मीटर चौड़ी और लंबाई आप 10 मीटर, या अपने हिसाब से सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि बारिश का समय है, इस समय पर आपको उसके ऊपर कुछ आवरण बनाकर चलना पड़ेगा, ताकि जब बारिश तेज़ हो, क्योंकि पौधा छोटा होता है, सीड बहुत बारीक होते हैं और पौधा नाजुक भी होता है। इसके बाद नर्सरी लगाने का तरीका ये है कि आपको सीड जो है लाइन से लगाना है, कतार पर लगाना है, और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चलना पड़ेगा। कई बार किसान क्या काम करता है, बहुत घना उसको बो देता है, तो पौधा जो है वो हमारा उतना अच्छा नहीं रह पाता है, पतला रह जाता है, थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ जाती है, तना जो है मोटा नहीं हो पाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा उसका जो बिखराव है, थोड़ा सा आपको लगभग 1 सेंटीमीटर, 1 बाई 1 सेंटीमीटर की दूरी में देखें हम तो 4 सीड आपको लगाना है। इस तरीके से आपको देखना होगा कि आप ऐसी नर्सरी तैयार करें जिसका तना जो है मोटा हो। उसके लिए आपको हवा और धूप दोनों पर्याप्त मात्रा पर देनी होगी। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इसके बाद आप सीड जो है लाइन से आप लगा देते हैं। लाइन से जब आप सीड लगा देते हैं तो बेसर जर्मिनेशन आपको लगभग 4 दिनों के लगभग में 4 से 5 दिनों के बीच में आपका जर्मिनेशन हो जाता है। फूल गोभी में आने वाले रोगों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 5 फसलों के लिए ई-बुक लिखी हुई है, जिसमें टमाटर, खीरा, बैगन, करेला और शिमला मिर्च, इन 5 फसलों के लिए हमने ई-बुक लिखी है, जिस पर सारा नियंत्रण आपको दिया हुआ है। रोगों को कैसे कंट्रोल करना है, आपको कौन सी खाद कब चलानी है, ये सारी चीज़ें। इसलिए यदि आप उसे लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फूल गोभी की खेती की ई-बुक भी जल्द ही तैयार होने वाली है। हो सकता है 5 से 7 दिनों के बाद आपको वो उपलब्ध हो जाए। शुरुआत होती है इसमें डंपिंग आपकी।
बीमारी जब देखें तो डंपिंग आपकी शुरुआत यहीं से आपकी हो जाती है। और कभी कभी कुछ रस-चूसक कीट भी हमें परेशान करते हैं, तो इसलिए समय समय पर आपको एक तो डंपिंग आपके लिए रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, M45 कार्बनडाइजिम, ये काफ़ी सारे फंगिसाइड हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं समय समय पर, यानी कि लगभग 4 दिन 5 दिन में एक बार जो हल्का स्प्रे आपको लेना है, बिल्कुल ज़्यादा स्प्रे इसमें तगड़ा नहीं लेना है, हल्का स्प्रे आपको लेना है, लेकिन समय समय पर आपको लेते रहना है। इंसेक्ट लिए अगर हम देखें तो आपको इमिडाक्लोपिड है, एक्ट्रा है यानी कि थाइमेथाक्सम है, या फिर एसिटा है। 3 दवाओं में से कोई भी दवा आप जो है बहुत कम मात्रा पर, थाइमेथाक्सम है तो आधा ग्राम, और इमिडा है तो 1 ml, एसिटा है तो आधा ग्राम, इसके हिसाब से आपको प्रति लीटर के हिसाब से आपको दवा का स्प्रे इसमें कर देना है। बहुत कम मात्रा पर करना है इसको, और शाम के समय करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि शाम के समय करना है आपको, दोपहरी पर तेज़ धूप हो उस समय पर आपको नहीं करना है। अब बात आती है सिंचाई की, तो सिंचाई में अगर हम देखें तो हमें नमी बनाकर चलनी है, लेकिन नमी हमें ज़्यादा देर तक ना रहे ऐसी व्यवस्था भी करनी है, यानी कि हल्का आपको सिंचाई करनी है, क्योंकि डंपिंग आपकी समस्या ज़्यादा नमी, तने के किनारे का नमी ज़्यादा रहेगी तो फिर आपकी डंपिंग आपकी समस्या इस पर आती है, जड़ गलन की समस्या इस पर आती है। इसलिए नमी को मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। 20 से लेकर 25 दिनों के बीच में आपकी नर्सरी ये तैयार हो जाती है, इतना समय इसको लगता है। इसके बाद आपको टीपी कर देनी है। टीपी करने के पहले आपको बेड बनानी होती है, तो बेड में आप देखें तो आप बेड की चौड़ाई अगर हम देखें तो लगभग 1 फीट आपको बेड की चौड़ाई ऊपर से रखनी है, और बेड टू बेड की चौड़ाई आप 3 फीट रख सकते हैं, 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक। बेड की जो हाइट है आपको 15 सेंटीमीटर कम से कम रखनी है, ताकि जो भी बारिश का पानी है तो वो निकल जाए आपका। ये बरसात के लिए खास बात है इसके लिए, ठीक है। आप मल्चिंग भी कर सकते हैं इस समय पर। मल्चिंग आपको 20 माइक्रोन की लेनी है, हल्की वाली मल्चिंग लेनी है आपको, ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी मल्चिंग आपको इस्तेमाल करना है जो कि एक फसल पर आपकी समाप्त हो जाए, बस। इसमें आपको खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी, दूसरा नमी मेंटेन रहेगी, तो काफ़ी प्रकार की इसमें फ़ायदे होते हैं आपके मल्चिंग के लिए। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है इसका, कम से कम आप 10 से लेकर 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से आप मान के चल सकते हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा मल्चिंग के लिए। आप बिना मल्चिंग के भी इसकी खेती कर सकते हैं। जब आप इसमें रोपाई करने वाले हों उसके पहले आपको 8 दिन पहले पेंटामेथिलिन की दवा आपको, जो प्री इमरजेंस खरपतवारनाशी होता है, उसका आपको स्प्रे कर देना है। तो उससे होगा ये कि आपके 1 महीने तक उसमें खरपतवार नहीं निकलेंगे, तो ये आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा, इसके बाद आपको टीपी कर देंगे। टीपी करने का सबसे अच्छा समय जो है शाम के समय करें, या फिर ऐसा समय बरसात के समय जब आसमान पर बादल छाए हों, यानी कि धूप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पौधा बहुत नाजुक होता है इसका। यदि आपने तेज़ धूप पर इसको लगा दिया तो आपका जो पौधा है वो तुरंत से आपको मर जाता है, क्योंकि मिट्टी गर्म होती है, पानी भी गर्म हो जाता है। इस समय पर इतना टेम्परेचर हाई होता है बरसात के समय पर कि हम जो सिंचाई करते हैं उसका पानी भी गर्म हो जाता है, मिट्टी भी गर्म हो जाती है। जैसे ही ज़मीन के संपर्क में आपका पौधा आता है, तना आता है, तो वो फिर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। नमी भी आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, ज़्यादा नमी कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नमी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, उससे फिर डंपिंग की समस्या आती है। लगाने के बाद आपको हल्की सिंचाई कर देनी, तो ये आपका टीपी हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि जब आपने इसको लगा दिया कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि कुछ रोग आते हैं, कॉमन रोग हैं। रोगों में अगर हम देखें तो आपको डंपिंग की समस्या जैसे कि आपको पहले मैंने बताई है, तो उसके लिए आप रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ पाउडर का इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपको ये समस्या नहीं आती। इसके अलावा रोगों में हम देखें तो इसमें आता है एक ब्लाइट, लीफ ब्लाइट जिसे बोलते हैं, लेड ब्लाइट नहीं, लीफ ब्लाइट जिसे बोलते हैं। पत्तियों पर पानीदार ऐसा दिखता है कि पानी है, और पत्ते जबकि झिल्ली नुमा हो जाती हैं, तो उसमें हम देखेंगे तो हमें साफ पाउडर या फिर रेडोमिल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए स्प्रे के रूप में, फंगिसाइड में, तो आप देखेंगे आपको ये समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा दूसरी बीमारी आती है रूट रोट की। रूट रोट के लिए आप साफ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कवच प्लस M45 का इसके लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये समस्या आपकी नहीं आती है। अब बात आती है कीटों की, तो कीटों में एक रस-चूसक कीट होते हैं हमारे, और दूसरा होता है हमारा DBM यानी इल्लियों की समस्या। रस-चूसक कीटों के लिए आप इमिडाक्लोपिड है, एक्ट्रा है यानी कि थाइमेथाक्सम है, और आपका एसिटामिप्रिड है, इनका इस्तेमाल समय समय पर आप कर सकते हैं। आप इसलिए सुमोप्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है आपका इल्लियों के लिए, खासकर इल्लियों अगर हम देखें तो DBM की समस्या इस पर आती है खासकर। DBM के नियंत्रण के लिए, इल्लियों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप आपको लगाना चाहिए। कम से कम 10 से लेकर 15 तक आप फेरोमोन ट्रैप एकड़ पर लगाएंगे तो आपको ये समस्या नहीं आती, उसमें पतंगे जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। तो रासायनिक स्प्रे में आप डेलीगेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोइट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सुमोप्रिंट प्लस डाइपिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो डाइपिल है वो BT है, बैसिलस ग्रुप का एक जीवाणु है। ये DBM पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और इसके साथ ये सुमोप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें रस-चूसक कीट भी आपके समाप्त हो जाते हैं, और दूसरा रासायनिक नियंत्रण भी पाया जाता है, और जैविक नियंत्रण, ये दोनों नियंत्रण आपके हो जाते हैं। समय समय पर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी इसके लिए कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके पौधे पर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बनी रहती है। ये आप नियंत्रण करेंगे तो आपकी फसल पर कीटों की समस्या नहीं रहती है। जब छोटा पौधा होता है तो प्रोफेनोसाइपर का भी इस समय पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो ये कीट भी आपके हो गए और दूसरा आपका इसमें फंगस भी हो गया। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात टॉप वैरायटी की। तो टॉप वैरायटी में अगर हम देखें तो इस समय के लिए सिंजेंटा की CAFL 1522, दूसरा आपकी सकाटा कंपनी की वाइट क्रिस्टल, तीसरा नवल सीड की हैप्पी। ये 3 वैरायटियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप किस समय पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये इस समय के लिए यानी कि जुलाई और अगस्त के लिए है। आप कभी भी इसे बाद में नहीं लगा सकते हैं। और जब भी आप गोभी की फसल लगाने वाले हों खासकर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी की बातों में ना आए, मेरी हो या किसी और की हो। आप पैकेट पर ज़रूर देखें कि वो जो वैरायटी आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो किस समय के लिए है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। CFL 1522 जो है सिर्फ गर्मियों के लिए है, अर्ली वैरायटी है, 55 से 60 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती है। ऐसे ही सकाटा कंपनी की वाइट क्रिस्टल है तो वो अगस्त के महीने में लगाई जाती है, ठीक है। बाद में फिर 1522 को हम नहीं लगाते हैं। नवल सीड की हैप्पी भी ऐसे ही है, आपका अगस्त और सितंबर के महीने में लगाई जाती है। बरसात के समय पर जब भी आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो एक समस्या कॉमन है, आपका जो फूल है सही कलर पर नहीं आता है, वाइट कलर पर नहीं आता है। कारण क्या है? आपका जो फूल है वो नीला, कभी पीला, कभी लाल हो जाता है। कारण में अगर हम देखें तो पहला कारण तो ये है कि तापमान का ज़्यादा होना, दूसरा कारण है वैरायटी और तीसरा कारण है फास्फोरस की कमी। ये 3 कारण प्रमुख हैं इसके लिए। तापमान को कंट्रोल करने के लिए हम जो है ग्लूकोज 50 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी पर स्प्रे करेंगे तो तापमान आपका कंट्रोल हो जाता है, पौधे को काफ़ी राहत मिलती है, रिलैक्स मिलता है इससे। दूसरा अमीनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तीसरा इसमें बायोवीटा यानी कि सीविड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर स्ट्रेस जो है कंट्रोल होता है, तो आपके फिर जो फूल है वो बढ़िया कलर में आती है। दूसरा फास्फोरस को आपको देना पड़ेगा। फास्फोरस को देने के लिए आप जो है DP की मात्रा तो देते ही हैं, साथ में आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। 1261 है, 5234 है, इनका समय समय पर आपको स्प्रे करने होंगे। तो आप देखेंगे ये फास्फोरस की जो कमी है वो आपकी पूरी हो जाती है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं या OP वैरायटी यानी ओपन सीड आप लगा लेते हैं तो उस पर जो है काफ़ी समस्याएं आती है। यानी कि आपने ऐसी वैरायटी को लगा लिया जो उस समय के लिए नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर के लिए नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1522 जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर के लिए है, अगेती वैरायटी है वो। आप अगर दूसरी वैरायटी को लगाएंगे, ठंड की वैरायटी को लगाएंगे तो फिर आपको ये समस्या आती है। इसलिए वैरायटी को चयन करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।